नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। एक बार फिर हमें वीडियो बनाने के लिए आना पड़ा है क्योंकि देश की राजनीति इस समय पूरी तरह से हलचल में है, क्योंकि किसी भी दल को समर्थन नहीं मिला है, पूरा मैंडेट नहीं मिला है। सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी जरूर उभरी है, लेकिन वहाँ अब प्राइम मिनिस्टर बनने का धर्म संकट शुरू हो गया है। अब सवाल उठता है, मैं जो पहली सूचना है वो मैं आपको देना चाहता हूँ, वो ये है कि असाउद्दीन ओवैसी ने अपना बयान जारी कर एक संदेश दे दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनको हटा कर के कोई भी पार्टी यदि नया चेहरा सामने लाती है, हम उसको अपना समर्थन करेंगे। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि ओवैसी साहब की कोई ज़्यादा बड़ी स्ट्रेंथ नहीं है, इसलिए उन पर बात करना भी हमारी कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन उन्होंने जो संदेश देकर के जो रास्ता खोला है नरेंद्र मोदी के खिलाफ, वो एक बड़ी बात है। आप इस बात को समझते होंगे कि कोई भी पार्टी अभी तक यह कहने के लिए सामने नहीं आई है कि हम भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करेंगे। जो एनडीए शब्द है, जो एनडीए गठबंधन में जो सारे दल हैं, उनका कोई भी नेता खुलकर के बयान देने के लिए अभी तैयार नहीं हुआ है। इसलिए मैंने ये सोचा कि आज ये रात बहुत ही कत्ल की रात हो सकती है, क्योंकि तमाम नेताओं को शायद नींद भी नहीं आएगी कि अब आगे क्या करना है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जहां बिल्कुल अल्पमत वाली पार्टी बन गई है, जिसको खुद का अपना कोई मैंडेट नहीं बना है, तो वो दूसरे दलों के लिए क्या सोचेगी। खैर, मैं ये सारी भूमिका इसलिए बना रहा हूँ कि एनडीए में जो दो दल हैं उनके बारे में जो अभी तक बाहरी बातें चल रही हैं वो ये हैं कि कांग्रेस और दूसरे दलों के नेता, जिनमें खास तौर पर शरद पवार और टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी और दूसरे कई दल शामिल हैं, जो टीडीपी और जेडीयू अध्यक्ष से सीधे सीधे बात कर रहे हैं। जब बाहर के लोग बात कर रहे हैं और वो लोग अभी तक इन बातों का कोई खंडन नहीं कर रहे हैं, तो इसके मायने क्या हैं? इसके मायने ये है कि कहीं ना कहीं मोदी की सरकार बनने नहीं जा रही है। तो ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले वीडियो में तो मैंने आपको बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में कुछ थोड़ा बोला था, लेकिन अब मैं टीडीपी के बारे में बात करूँगा। टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू एनटी रामाराव के दामाद हैं। एनटी रामाराव अब इस दुनिया में नहीं है। तेलुगु देशम पार्टी का उन्होंने ही गठन किया था और उस समय जनता दल के साथ में उनका तालमेल हुआ था। खैर, वो मुख्यमंत्री रहे, सफल मुख्यमंत्री रहे, और वहाँ फिर पारिवारिक कलह हुई तो एनटी रामाराव के दामाद मैदान में आए और उन्होंने पार्टी की बागडोर संभाली, जो एक बार चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, सत्ता में आ चुके हैं। अब सारी दारोमदार उनके ऊपर है। मैं आपको बता दूं कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जब एक ही राज्य के रूप में थे उस समय और आज भी वहाँ मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, जिनके बल पर एनटी रामाराव ने अपनी राजनीति शुरू की थी। और मैं समझता हूँ टीडीपी अध्यक्ष जो वर्तमान में नायडू साहब हैं,
उनका भी पूरा का पूरा दारोमदार मुस्लिम समुदाय के ऊपर है और उन्हीं के बलबूते पर आज वो दोबारा से सत्ता में लौटे हैं। तो क्या मुसलमानों के बल पर सत्ता में लौटे नायडू साहब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए, ख़ास तौर पर मैं यूँ कहूँ कि मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वो उनका साथ देंगे? मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा करेंगे। मैं आपको एक भीतर की बात और बता दूं कि DK शिव कुमार के नायडू साहब बहुत करीबी दोस्त हैं, उनसे उनकी बातचीत भी चल रही है और वो शायद पक्की भी हो चुकी है। तो इसलिए नायडू की तरफ से तो ना है। इस बीच हमारे बिहारी बाबू को राष्ट्रीय जनता दल की पूरी फैमिली दोपहर से लेकर अब तक चाचा चाचा चिल्ला रही है और वो कह रही है चाचा लौट आओ। अब मैं आपको बता दूं कि हमारे चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार की मजबूरी थी, लेकिन वो मजबूरी खुलकर सामने नहीं आई और अंत में RJD का उन्होंने साथ छोड़ दिया और लोकसभा का चुनाव उन्होंने मिलकर लड़ा। कुछ चीज़ें ऐसी थीं कि नीतीश बाबू के कुछ करीबियों के साथ ED के छापे पड़े थे बिहार में। तो वो सारी चीज़ें मैं समझता हूँ नीतीश कुमार समझते हैं। उनकी 50 वर्ष की लगभग राजनीति है और वो ये भी जानते हैं कि मैं किधर जाऊँ, कहाँ ठीक रहूँगा, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए हालांकि अब तक आपको दिन में मैं समझता हूँ हर TV चैनल पर, हर यूट्यूबर के सामने से बातें निकल के आ रही हैं कि नीतीश बाबू से उनकी बात हो रही है, इनकी बात हो रही है, लेकिन नीतीश बाबू की तरफ से खुद सामने आकर के ये नहीं कहा गया है कि हाँ मेरी बात नहीं हो रही है। इधर एक अखबार में अभी देख रहा था, TDP के एक नेता हैं रविंद्र कुमार, उनका कोई एक बयान लेकर के उन्होंने छापा है कि तेलुगु देशम पार्टी NDA के साथ रहेगी क्योंकि उनका चुनाव पूर्व समझौता था। लेकिन ये सारी बातें अब गौड़ हो चुकी हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास खुद के पास अपना वजूद नहीं है और जब कोई चीज़ का वजूद नहीं होता तो वो फिर एक इतिहास बन जाती है चीज़। आपको बता दूं कि किंग मेकर की भूमिका में TDP और नीतीश कुमार दोनों रहेंगे। यदि वो इंडिया गठबंधन के साथ आते हैं तो मैं समझता हूं उनके लिए बहुत सहूलियत होगी आगे चल करके। अब ये तो बातें यहाँ तक की हो गई और आगे की बात मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के एक महासचिव ने एक बयान दे दिया आज दिन में कि तमिलनाडु की जो DMK पार्टी है वो भी हमारे साथ आ सकती है। किस तरह से लोगों को लुभाने की कोशिश की जा रही है, बातों को मोड़ने की कोशिश की जा रही है। अभी करुणानिधि साहब की 100वीं जयंती का एक समारोह हुआ था, उसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी सभी लोग पारिवारिक रूप से वहाँ पे गए थे और बहुत सारी नज़दीकियाँ बढ़ी हैं DMK के साथ में। उनकी हर चीज़ में उनके साथ बातचीत हो रही है और इसी तरह से कहा जाए तो चुनाव पूर्व उनका समझौता भी है। तो ये सब चीज़ों को मैं समझता हूँ जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो चुकी है। पिछले कई तमाम वीडियो में हमने कहा था वो चीज़ें अब बिल्कुल सामने खुलकर आ रही हैं। RSS पूरी तरह से अब सक्रिय है। RSS शायद अंदर खाने की खबर है, वो नहीं चाहती कि नरेंद्र मोदी अब प्रधानमंत्री के पद पर आएँ और वो कोई नया चेहरा अपना तलाश रहे हैं और उस चेहरे के बल पर वो चाहते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी की जो इस समय वर्तमान में स्थिति है उसकी भरपाई करें। अब बात उठती है कि ऐसा कौन चेहरा हो सकता है, तो सबसे पहला नाम तो नितिन गडकरी का है जो
मैं समझता हूँ कि उनके टीएमसी से भी अच्छे रिश्ते हैं, उनके नीतीश बाबू से भी अच्छा रिश्ते हैं, टीडीपी भी उनके साथ आ सकती है, और भी फिर छोटे मोटे दल हैं उधर महाराष्ट्र के, वो भी खिसक सकते हैं, लेकिन चेहरा नया होना चाहिए। और इसी वजह पर ओवैसी साहब ने बयान दे दिया है कि वो बयान बड़ा कारगर साबित हो रहा है इस समय कि नरेंद्र मोदी के बाद यदि कोई दूसरा चेहरा आता है या दूसरा कोई प्रधानमंत्री बनता है तो हम उसके साथ हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं समझता हूँ कि अब ये मैं समझता हूँ आरएसएस भी नहीं चाहेगी कि बैसाखी पर सरकार चलाई जाए और जिसमें आगे चल कर के फिर कोई गड़बड़ हो जाए। तो बैसाखियों वाला मसला तो आप जानते ही हो कि कभी भी कोई भी टांग खींच सकता है, और ये ऐसा नहीं कि एनडीए के साथ ही होगा, ये किसी के साथ भी हो सकता है, इंडिया गठबंधन के साथ भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ भी जब सरकार बनेगी तो तमाम लोग आने जाने की बातें अपनी अपनी खींचतान मचाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। हालांकि वो वहाँ जो दल हैं, कमिटेड दल हैं, उनमें से जैसे अब एक बात मैं आपको बताता हूँ, आरजेडी बिहार की, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से, और आम आदमी पार्टी या पंजाब से जो भी उनको सीटें मिली हैं, और दूसरे दल भी हैं छोटे मोटे, तो वो कभी बीजेपी को समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी नैतिक जो जीत हुई है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हुई है, खिलाफ वोट मतलब वोट बैंक के खिलाफ हुई है। वो जो उनका अपना मिशन है, या ये कहना चाहिए कि उनकी एक जो सिद्धांत है उसके खिलाफ हुई है। अब जैसे ये मान के चला जा सकता है, नगीना की सीट है, चंद्रशेखर अपने बलबूते पर चुनाव जीते हैं, और उनका भी संविधान की जो बदलाव की बात चल रही है उसके हिसाब से उन्होंने ये चुनाव जीता है। तो ऐसे तमाम लोग हैं जिनका, अब जैसे पूर्वोत्तर में है, पूर्वोत्तर के सारे लोग दुखी हैं, और वहाँ खैर अरुणाचल में तो सरकार बन गई उन भारतीय जनता पार्टी की, सिक्किम में भी बन गई, लेकिन वहाँ पर ज़्यादातर सीटें कांग्रेस ने रिकवर की हैं, और कांग्रेस के समर्थन में भी लोग हैं। अब मणिपुर की दोनों सीटें हैं, देखिए कितनी शानदार जीत हुई है। तो मैं समझता हूँ कि टीएमसी भी कहीं जाने वाली नहीं है, चाहे भारतीय जनता पार्टी कितना भी जोर लगा ले या कोई चेहरा भले ही बदल ले, क्योंकि टीएमसी की लड़ाई कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी से नहीं थी, उनकी लड़ाई सीधे सीधे बीजेपी से है। बीजेपी ने पूरा उन्हें बदनाम करने की कोशिश की, और एक मसला जो किसी लेडीज़ का था उसको उठाया, वो झूठा निकला। बहुत सारी और भी चीज़ें हैं लोगों को के सामने आते रहे हैं। आज भी ऐसा लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है, उसमें आग लगा दी गई है। तो ये सारे मसले हैं, वो क्यों लगी, क्या लगाया, या अपने आप लगी, जो भी हुआ है, लेकिन वो आरोप केवल टीएमसी पर लगाते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं आपको यही चीज़ बताने के लिए वीडियो बना रहा था। आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। और अब संवैधानिक व्यवस्था पर बात कर लेते हैं। संवैधानिक व्यवस्था ये है कि क्या राष्ट्रपति बड़े दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी को बुलावा भेजेंगे? ये भी एक तकनीकी वाली बात है। मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के जो 7 जजों ने एक चिट्ठी लिखी है माननीय राष्ट्रपति महोदया को, कि वो जो गठबंधन सबसे बड़ा गठबंधन है उसकी चिट्ठी आती है तो उसे आप बुलाएं अपने पास, सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। अब बात ये उठती है कि जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन इस समय सबसे बड़ा गठबंधन है, शायद 80 या 90 के बीच में भी फाइनल डेटा हमारे पास नहीं आया है। तो मैं समझता हूँ सरकार बनाने लायक तो उनके पास है, सीटें हैं, लेकिन उनमें से टीडीपी और नीतीश बाबू क्या करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो राष्ट्रपति के लिए भी ये एक सोचने वाला विषय होगा। अब देखिए 14 सीटें नीतीश बाबू के पास हैं, 16 सीटें टीडीपी के पास हैं, तो 30 सीटें होती हैं, और 30 सीट का मतलब बहुत कुछ होता है। 30 सीटें मान लो जैसे 290 मान करके चलिए एनडीए के पास हैं, तो उसमें से 30 सीटें घटा दी जाएं तो 260 बचती हैं, तो फिर क्या बचता है। तो इसीलिए अभी ये सारी बातें चल रही हैं। और अंदर खाने में आपको बता दूं कि आज की रात बहुत कुछ बदलेगा, और ऐसा बदलेगा कि
कल सारे पत्ते खुलने के चांस हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने कल बैठक बुलाई है और उसका आगे की रणनीति पर वो क्या विचार करते हैं इसकी तैयारी मैं समझता हूँ सवेरे से ही शुरू हो जाएगी। और इस समय रात में भी नेता, चुनाव के बाद नेता सो जाए तो फिर वो नेता नहीं होता। नेता आज पूरी रात जगेंगे और पूरी रात टेलीफोन खटकेंगे और इधर से उधर बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो आप कल सवेरे फिर हम आपसे बात करेंगे। और अभी तक मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। और हमारी ये वीडियो है उस पर अपनी टिप्पणी ज़रूर करें कि हम क्या गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।